हेलो स्टूडेंट, आपका यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स बहुत नजदीक है और अभी भी बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सीसेट पेपर को कैसे क्लियर किया जाए, कैसे क्वालिफाई किया जाए और अगले कुछ दिनों में क्या किया जाए जिससे हमारा सीसेट का पेपर क्लियर हो जाए। तो मैं अपने अगले 10-15 मिनट में आपको बताऊंगा कि वो कौन से अप्रोच को अपनाकर आप अगले 10-15 दिन में और ड्यूरिंग द पेपर आप क्या करेंगे जिससे आपके प्रोबेबिलिटी या चांसेस बढ़ जाते हैं सीसेट पेपर को क्लियर करने को। देखो, अगर आप पूरे पेपर की बात करते हो तो आपको भी पता है पूरा पेपर 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड है, जो कि मैथ्स है। और जनरली मैं मैथ्स को यहां मैथ्स नहीं बोलता हूं, एप्टीट्यूड बोलता हूं। और एप्टीट्यूड इसलिए क्योंकि वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा होता है, रादर देन एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। एक्सेप्ट 1 एंड 2, हर साल 1-2 क्वेश्चन हो सकते हो जहां पे यूपीएससी कैलकुलेशन पूछ रहा हो, लेकिन बाकी पेपर्स में वो क्या है, बाकी पेपर्स में बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक का पूछ रहा होता है। तो आपका एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, रीजनिंग वाला पार्ट हो गया और कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया। तो कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्या अप्रोच होगी, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो आपकी अगली स्लाइड है। और वो अगली स्लाइड आपसे क्या कहती है कि 70% ऑफ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। ये आपके लिए जिसे कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान है, कि आप इसको समझो कि जो आपका 70% क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 45 से 50 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो आपके सीसेट में आ रहे हैं, वो अगर आपने अपने 20% सिलेबस कवर कर लिया तो आपको उसमें से ज्यादा चांसेस है कि आपको उतने क्वेश्चन पढ़े हुए मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, होता क्या है कि हम लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं तो बच्चा स्टार्ट कहां से करेगा, वो ज्योमेट्री से स्टार्ट करेगा। बच्चा स्टार्ट कहां से करेगा, वो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है। लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है, क्वेश्चन किसी और टॉपिक से आ रहा होता है। तो आपको समझना क्या है, वो 20% टॉपिक कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। और ये कैसे पता चला ये 20% क्वेश्चन, 20% टॉपिक कौन से हैं? ये हमने जब प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया तो हमने पाया कि यूपीएससी केवल कुछ ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसा होगा, ये चेंज भी हो सकता है ट्रेंड। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो बचा हुआ समय है उसमें सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है जिससे हम एग्जाम को क्लियर कर जाएं। मैं आपसे यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी कुछ ना पढ़ो, मैं बस आपसे यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इन टॉपिक्स को करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है एग्जाम को क्लियर करने की। आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, तो आप बाकी टॉपिक्स को भी प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रायोरिटी वाइज जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक है उनको आप स्टार्टिंग से करोगे। ठीक है, तो ये गोल्डन स्टेटमेंट है जो आपको समझना ही समझना है। ठीक है, देखो ये अगर आप सब्जेक्ट की बात करें, हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्जेक्ट में 3 पार्ट है बेसिकली आपका। इस मैथ्स की जगह मैं हमेशा बोलता हूं क्या आता है, एप्टीट्यूड आता है। मैंने जानबूझ के स्लाइड में एप्टीट्यूड क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वरना बच्चा कुछ नया आ गया, नहीं, ये है मैथ्स ही। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है, मैथ्स क्या होता है, जब आपसे बेसिक वो जिसे कहते हैं ना कि क्वेश्चन फॉर्मूलाज उनका एप्लीकेशन पूछ रहा हो। यहां पे क्या है, जैसे परसेंटेज एक टॉपिक लूं मैं, तो परसेंटेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग में 2% के कंपैरिजन पे आप देखो, उठा के आप पेपर, कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जो एक टॉपिक पे है कि आप दो चीजों के परसेंटेज को कंपेयर नहीं कर सकते हो जब तक उनका रेफरेंस नहीं पता, जब तक उनकी बेस वैल्यू नहीं पता। ठीक है ना, तो ये आपको समझना है कि ये बड़ा सिंपल सा है आपके लिए कि आपको जिसे कहते हैं ना कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे एप्टीट्यूड की बात हो रही, मैथ्स की बात नहीं हो रही है। सिमिलरली रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, तो ये हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे होंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखते हो मैथ्स की अगर हम लोग बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें, तो ये वो कुछ टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इनका कितना वेटेज मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आपको यहां पे ये टॉपिक ध्यान में रखने हैं कि अगर मैं एग्जाम में प्रिपेयर करने जा रहा हूं तो ये टॉपिक तो मिनिमम मुझे आने ही चाहिए। हम यहां पे एक टॉपिक को और ऐड कर देते हैं। वो टॉपिक कौन सा है हमारा, एलसीएम और एचसीएफ। इस टॉपिक को एक्स्ट्रा, कई बार क्या होता है नंबर सिस्टम में ही लोग इसको ऐड कर देते हैं, कई बार अलग से भी होता है, तो ये आप इसको अलग से कर सकते हो कि एलसीएम एचसीएफ आप यहां पे ऐड कर सकते हो। ये मैंने एक पाई चार्ट की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश किया है कि कौन से टॉपिक का वेटेज क्या है। देखो, जैसे अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो अगर आप एक 2020 का आई थिंक या 19 का पेपर उठा के देखोगे तो आप ये पाओगे कि 15 से 16 क्वेश्चन जो है सिर्फ नंबर सिस्टम से थे। ठीक है ना, जब हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते हैं, जो नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जो क्वेश्चन आपके डिविजिबिलिटी रूल पे आ रहे होते हैं, डिजिट के इंटरचेंजिंग पे आ रहे होते हैं, वो सब नंबर सिस्टम। और जितना भी नंबर रिलेटेड चीजें होती हैं, कई बार पेज वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं, कितने डिजिट हैं, कौन सा पेज होगा, तो ये सब चीजें आप नंबर सिस्टम के अंदर ले सकते हो। तो आप पाओगे कि जो 15-16 क्वेश्चन है वो सिर्फ एक टॉपिक से आ रहा है, वो कौन सा टॉपिक है, नंबर सिस्टम। सिमिलरली अगर आप 2013 का पेपर देखोगे तो आप 2013 में पाओगे कि 2013 में जो है ये एक सिंगल टॉपिक जो परसेंटेज है, यहां से 14-15 क्वेश्चन आए हुए थे एक ही टॉपिक से, और वो भी कौन से क्वेश्चन, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हैं। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो रेशियो, अब देखो है क्या, आपको अगर परसेंटेज क्लियर है तो आप सिर्फ परसेंटेज का क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखो, आप परसेंटेज से ही अगर आपको आता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कर लोगे, लाभ एंड हानि जिसे हम बोलते हैं। काफी हद तक सीआई और एसआई का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा अगर आपको परसेंटेज आता है तो। काफी हद तक, या अगर मैं बात करूं
तो मिक्सचर के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आधा मिक्सचर जो होता है वो परसेंटेज से होता है, आधा मिक्सचर जो है रेशियो से होता है। तो परसेंटेज अपने आप में आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करना है, बाकी टॉपिक क्या है आपको अपने आप ही थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएंगे। तो ये एक परसेंटेज जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की वो आपको आनी चाहिए। सिमिलरली रेशियो, सिमिलरली डीआई। अब डीआई क्या है? डीआई कुछ अलग नहीं है। अगर आपको एवरेज आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, रेशियो आ रहा है, तो डीआई आपको अपने आप आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डीआई में बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो का ही लगता है और अदर टॉपिक का लगता है, लेकिन डेटा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, एक चार्ट फॉर्म में दिया रहता है। जैसे मान लो ये पाई चार्ट है, अब ये डेटा गिवन है, अब इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मुझे बताओ कि नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आता है या परसेंटेज से ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो ये पाई चार्ट है, एक डेटा है, उस डेटा से आपको क्वेश्चन लेना होगा, सॉरी डेटा लेना होगा और आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो ये आपको समझना है कि ये वो टॉपिक है जो आपके इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, ठीक है। ये वो 20% टॉपिक है जहां से 70% क्वेश्चन आ रहे होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप देखोगे तो ये आपके वो टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब देखो जो पजल्स वाले हैं, अब पजल्स एक ब्रॉड टर्म है, इसमें कौन कौन सी पजल्स हो सकती है? इसमें अरेंजमेंट की पजल्स हो सकती है, इसमें ब्लॉक्स वाली पजल्स हो सकती है, इसमें ब्लड रिलेशनशिप वाली पजल्स हो सकती है। तो पजल्स एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन पजल्स की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? क्योंकि अच्छी बात क्या होती है, पजल्स जनरली क्या होता है, पजल्स का क्वेश्चन आपको एक डेटा दिया रहेगा और फिर उसके साथ में आपको 4 से 5 क्वेश्चन पजल्स के होंगे। अब अच्छा क्या है, अगर आपने वो पजल्स को सॉल्व कर लिया, जो डेटा दिया है अगर आप उसको एनालाइज कर लेते हो डेटा के, तो आपके एक साथ 5 क्वेश्चन, जैसे मुझे याद है 2013 में अगर आप देखोगे तो ब्लड रिलेशनशिप पे क्वेश्चन दिया हुआ था और फिर साथ में आपको 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे उसके, तो आपने एक फिगर बना लिया, फिर 5 क्वेश्चन आपको दे रहा है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है। कई बार सिटिंग सर्कुलर अरेंजमेंट दे देगा और उसको राम जो है श्याम के दाएं बैठा हुआ है, घनश्याम बाएं बैठा हुआ है, इस तरीके से पूछ रहा होगा। तो पजल्स वाले क्वेश्चन क्या एक बार बन गया, 3-4 मिनट लेगा, लेकिन आपको 4-5 क्वेश्चन रेगुलर हो जाएंगे। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के एटलीस्ट सारे पजल्स को सॉल्व कर डालो, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सिलॉक्स एंड वेन डायग्राम है। आप अगर देखोगे, अगर मैं बात करूं फिर से एक एनालिसिस की, अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस की बात करूं तो आप पाओगे, आप यहां पे देख सकते हो कि अब देखो यहां पे क्या है कि सबसे अधिक पजल्स का वेटेज है 30% क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें सिटिंग अरेंजमेंट वाले भी पजल्स आ जाएंगे, इसमें आपके ब्लॉक्स वाले पजल्स आ जाएंगे, या बोल देगा कि भाई राम श्याम के ऊपर रह रहा है, 7 फ्लोर है, इसके नीचे रह रहा है, तो ये सब चीजें आपको पजल्स में आएंगी। तो आपको पजल्स बढ़िया से करके जाना है और आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। फिर आप देखो यहां पे सिलॉक्स, सिलॉक्स भी आपका अगर आप देखोगे तो ये 10% आपका सिलॉक्स जो है आ रहा होता है। अब 10% का मतलब क्या है? अगर 30 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन आपके सिलॉक्स के मिनिमम होते ही होते हैं। ये एवरेज है, तो किसी साल 4 भी आएगा, किसी साल 2 भी आएगा, किसी साल 1 भी आएगा, किसी साल 5 भी आ रहा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। फिर आप देखो तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आपको एक स्टेटमेंट दे देगा जनरली यूपीएससी और उसके बिहाफ पे कंक्लूजन पूछ रहा होगा कि कई बार स्टेटमेंट होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया, राम जब भी बाजार जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये एक स्टेटमेंट है, अब इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि राम बाजार गया, उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, बहुत सारे कंक्लूजन हो सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। अभी मैं वो टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, हमारा एम क्या है कि बताना कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले पार्ट भी आप देखोगे तो ये कॉम्प्रिहेंशन में पूछता है और रीजनिंग वाले पार्ट में भी आपसे पूछ रहा होता है। फिर रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, मैंने देखा है कि यहां से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ ही रहे होते हैं, ठीक है। कई बार लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लेगा, दे देगा 7 लोग बैठे हुए हैं, 7 पीपल आर सिटिंग, और आपसे कहेगा, अब पूछेगा कि 2 कॉर्नर में मान लो ए और बी बैठे हुए हैं, या बी ए के बगल बैठा हुआ है, बी ए के दाएं बैठा हुआ है। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट कई बार पजल्स फॉर्म में देगा जहां 4-5 क्वेश्चन होंगे, कई बार सिटिंग अरेंजमेंट आपको सिंगल एक क्वेश्चन दे देगा। तो ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम यहां पे कट ऑफ क्लियर करना है। हमारा एम यहां पे बिल्कुल नहीं है कि हम पूरे पेपर की मास्टरी करें या 80 में 80 क्वेश्चन करके आए, क्योंकि जीएस हमारे ऊपर ऑलरेडी एक बर्डन, या बर्डन कहेंगे या फिर ऑलरेडी एक बहुत लंबा सिलेबस वहां पे हमारे पास है। तो अगर आप एटलीस्ट इन 4 टॉपिक की मास्टरी कर लेते हो तब भी आप आराम से कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। फिर कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, जैसे कई बार आपसे एक ब्लॉक दे देगा आपको, कुछ उसमें अंक दे देगा कि भाई यहां नंबर दिया मान लो 2, 4, यहां 6 दे दिया, फिर ऐसे कुछ नंबर देके यहां पूछ लेगा क्या है। तो ये कुछ प्रैक्टिस से हो जाता है, कुछ वहीं पे क्लिक करता है कि भाई क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार सीरीज वाले क्वेश्चन होंगे, कई बार तुरंत क्लिक करेंगे, कई बार क्लिक ही नहीं करता एग्जाम में, हम लोग के साथ भी होता है, बच्चा आता है सर ये क्वेश्चन बता दो, अब कई बार तो तुरंत क्लिक कर जाता है, कई बार क्लिक नहीं करता है। तो ये भी प्रैक्टिस ही मांगता है। तो एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर को देख सकते हो कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 4-5 टॉपिक को हिट करो, ये वो 20% टॉपिक है जहां से 70% सिलेबस आपका एग्जाम में पूछा जा रहा होता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट अब देखो कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में बहुत ब्रॉड है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ऑथर का व्यू आपको पता होना चाहिए, ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। लेकिन
देखो मेरा एम क्या है, आपको बताना कि क्या मिनिमम करके आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि मैंने जो पाया, जो पेपर का एनालिसिस किया, कि ये तीन लॉजिक जो है, अगर आपको ये तीन चीजें पता है कि भाई इन्फ्लुएंस कैसे निकालते हैं, मेन आइडिया कैसे निकालते हैं, अजम्पशन, क्योंकि सबकी कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेन आइडिया पूछ रहा है, तो मेन आइडिया क्या है, हमेशा आप पाओगे कि मेन आइडिया जनरली जो कॉम्प्रिहेंशन में गिवन है उसी से मेन आइडिया, मतलब वो एक्सप्लिसिटली मेंशन होगा या लिखा होगा वहां पे, वही आपका मेन आइडिया होगा। लेकिन अब इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्फ्लुएंस कभी भी डायरेक्ट नहीं गिवन होगा आपको उसमें, जो आपका पैराग्राफ होगा, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। तो अगर आपको ये पता है, जैसे मान लो आपसे इन्फ्लुएंस पूछ रहा है, कोई ऑप्शन दिया है जो डायरेक्टली वहां पे गिवन है इन जनरल, तो आप उसको एक बार एलिमिनेट कर सकते हो या देख सकते हो, आपके पास एक कम से कम चांसेस है, ओके इसके चांसेस कम है सही होने के। ऐसा नहीं कि वो सही नहीं होगा, लेकिन चांसेस कम है कि ये सही होगा। तो ये आपको कुछ कुछ आइडिया पता होना चाहिए कि भाई मेन आइडिया, इन्फ्लुएंस और अजम्पशन कैसे निकालते हैं, तब भी आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर ही लोगे। उसके बाद और भी आपको, जब आप कॉम्प्रिहेंशन की क्लास करोगे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। लेकिन ये 3 पार्ट ऐसे हैं जो आपको अगर आता है प्रॉपर तरीके से, तब भी आप एक अच्छे खासे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। बाकी पार्ट में देखो, कॉम्प्रिहेंशन में कहना बड़ा मुश्किल है कि 20% सिलेबस है, 70% क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि यहां सिलेबस कुछ डिफाइन नहीं है, यहां तो कॉम्प्रिहेंशन है, उसका आपसे पूछेगा। लेकिन ये वो 3 चीजें हैं जिसको अगर आप करते हो तो 4-5 क्वेश्चन इन 3 आइडियाज पे होता ही होता है। तो अब यहां पे 20% की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले इस पे मास्टरी इन तीनों चीजों पे हासिल कर लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपने जो मैंने बताया उसको कर तो लिया, ठीक है ना, आपने इसको पढ़ लिया, लेकिन अब कैसे, अब डायरेक्टली एग्जाम तो जा नहीं सकते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, ये तो हो गया हमारा पहला निष्कर्ष कि ये जो टॉपिक हमने डिस्कस की इसको आपको सही से पढ़ना है। लेकिन डायरेक्टली एग्जाम में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। हमने प्लानिंग कर ली, हमने एक प्लानिंग की कि भाई मैं 20% सिलेबस पढ़ूंगा, प्रिपेयर भी कर लिया, लेकिन अब प्रैक्टिस बची हुई है। तो ये भी आपके लिए गोल्डन स्टेटमेंट है कि आपको 10 डेज में 10 मॉक, ठीक है ना, कम से कम आपको 10 मॉक देख के जाने ही। और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आप चाहो तो आप ये कर सकते हो कि जो टाइमिंग वहां पे सीसेट की है, एग्जैक्टली सेम टाइम पे आप यहां पे भी एग्जाम 10 दिन दो। पहली चीज, क्यों? क्योंकि कई बार होता है ना कि पेपर 1 देने के बाद मैं देखा है बच्चों को मतलब नींद आने लगती है, पेपर 2 से पहले लिथार्जिक हो जाते हैं। कई बार होता है वो पेपर 1 को इतना डिस्कस कर लेंगे, इतना डिस्करेज हो जाएंगे कि पेपर 2 के लिए वो एनर्जी नहीं बचती है। तो ये कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है इन द एग्जाम, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पेपर 1 हो गया, ठीक है, जो दे दिया देखेंगे बाद में, अभी डिस्कस नहीं करना, अभी पेपर 2 पे फोकस करना है। एंड सेकंड थिंग, आपको वो 10 मॉक बिफोर द एग्जामिनेशन देना ही देना है, इनको एनालाइज करना है। और मॉक देना कैसे है, ऐसा नहीं कि आज मैंने मैथ्स दे दिया, सुबह मैथ्स दिया, दोपहर में रीजनिंग सॉल्व किया, शाम को कॉम्प्रिहेंशन। नहीं, आप 2 घंटे का स्टॉप वॉच लगाओ, एग्जैक्टली वही सेकंड हाफ में बैठो जैसा आपका यूपीएससी में एग्जाम होता है। आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट करनी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपका मेंटल प्रिपरेशन हो जाए कि ओके मैं एक पेपर दे रहा हूं। और जब आप एक्चुअल में पेपर दे रहे हो तो आपको लगे कि मैं एक मॉक पेपर दे रहा हूं। तो आप 10 मॉक कैसे, जो हमने डिसाइड किया, जो हमने 20% सिलेबस की बात की, उसको पढ़ के आपको ये 10 मॉक देना है और देखना है आप कितना इसमें स्कोर कर पा रहे हो। और ये आपके लिए एक जिसे कहते हैं ना कि आपको इसको एनालाइज भी करना, कुछ गलती कर रहे हो उसको एनालाइज करना। मॉक देना कैसे है, 2 घंटे की स्टॉप वॉच, बैठोगे आप, सारा पेपर एक साथ दोगे। ऐसा नहीं कि अलग, जनरली मॉक बच्चे समझते हैं ओके मैं कभी भी दे रहा हूं, ये सही तरीका नहीं है। आप कोशिश करना सेकंड हाफ में जो आपका टाइमिंग है वही आप मॉक यहां पे दे रहे हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि बिफोर द एग्जामिनेशन या एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप कैसे पूरे पेपर को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और देखो मेरा जो तरीका है ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ मैजिक दे रहा हूं, नहीं, नथिंग इज मैजिक। सम स्मॉल स्मॉल टिप्स हैं, अप्लाई करोगे चांसेस बढ़ जाएंगे आपका एग्जाम क्लियर होने का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने जनरली पाया है, आप इसे मॉक पेपर में भी ट्राई करना इस चीज को, कि ड्यूरिंग द मॉक पेपर, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जनरली बच्चा क्या करता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता है एंड मूव टिल क्वेश्चन नंबर 80, या वो क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करेगा या फिर वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, या तो वो 1 से लेके या तो वो क्वेश्चन नंबर 80 तक जाएगा, और या फिर क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करके वो क्वेश्चन नंबर 1 तक आएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी जा सकते हो। लेकिन होता क्या है, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया और आप 80 की तरफ जा रहे हो और 2 घंटे का समय खत्म हो गया, हो सकता हो आप 50वें क्वेश्चन तक ही पहुंच पाओ, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 70 से लेके 80 नंबर तक जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल हो, या फिर अगर आप 80 से 1 की तरफ आ रहे हो तो हो सकता हो आप 20वें क्वेश्चन तक ही सॉल्व कर पाओ, और हो सकता हो 1 से लेके 10वां क्वेश्चन बहुत इजी हो। तो ऐसे केस में क्या है कि आप लक का सहारा ले रहे हो कि आप इजी, क्योंकि पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। आप अगर प्रीवियस 10-11 साल का पेपर देखोगे तो कभी भी पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, पेपर सिंपल होता, कुछ पार्ट सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ पेपर आ रहा होता है। तो आप ये समझो कि पहले 15 से 20 मिनट में, ठीक है, आपको क्या करना है,
आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पूरा पेपर एक बार थॉरली रिवाइज मतलब थॉरली देख लेना है कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आप मतलब होता है ना कि आप एक बार विजिट कर लो सारे क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन से लेके 80 क्वेश्चन तक आपने सॉल्व करना चालू किया। और पहले 15-20 मिनट में बच्चों को हमेशा कहता हूं कि ये सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन, चुन चुन के सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, जितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपने एक से स्टार्ट किया, ओके पहला देखा कुछ कम समझ में आया, ठीक है बाद में देखूंगा, दूसरे पे चला गया मैं, दूसरा सिंपल है लग रहा हो जाएगा सॉल्व कर लिया, पांचवां लग रहा हो गया सॉल्व कर लिया, 12वां लग रहा हो गया हो जाएगा सॉल्व कर लिया। तो ऐसे करके आप पूरा पेपर एक बार देख लो, उससे फायदा क्या होगा, कहीं मान लो सिंपल आया है कहीं डिफिकल्ट आया है तो आपको एक मेंटल मैप बन जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना, और आपको एक समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरे पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले 15-20 मिनट आप पेपर को देख लो, समझ लो, जो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो सॉल्व करते चलो इनको, आप पाओगे कि फर्स्ट हाफ एन आवर में या पहले 1 घंटे में आपके बहुत सारे सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन हो गए हैं। अब सेकंड हाफ या सेकंड 1 घंटे में आप जो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं, उनको आप सॉल्व करते चलो, क्योंकि पूरा पेपर तो सॉल्व करना नहीं, आपको कितने क्वेश्चन करने बताऊंगा मैं अभी आपको। तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि पहले 15-20 मिनट पूरे क्वेश्चन को देख लो, फिर आप क्या करोगे, पहले 1 घंटे में जितने सिंपल वाले पार्ट हैं चुन चुन के सिंपल क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, मार्क्स नहीं जोड़ने वाला, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो ये आप अपने मॉक में ट्राई करना और उसके बाद ये स्ट्रेटजी आप एग्जाम में भी ट्राई कर सकते हो। फिर मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, ये भी मैं बताता हूं बच्चों को कि ये भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बच्चों के लिए जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होती है। देखो, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं नेवर बिकम अ वॉरियर, बी लाइक अ हंटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, ट्रॉय जैसी मूवी देखी होगी, जहां पे बहुत बड़ा योद्धा रहता है लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ एक आदमी जाता है उसको मार देता है और पूरे युद्ध को जीतता है। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो। ठीक है, एक्चुअली में है क्या पूरा कॉन्सेप्ट, वॉरियर क्या होता है। देखो दिक्कत क्या है, सपोज मैं एज अ टीचर अगर हूं, मान लो मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं एग्जाम देने गया और बाई चांस की बात है कि मैथ्स का पोर्शन बहुत डिफिकल्ट था। अब होगा क्या, अगर मैं मैथ्स के क्वेश्चन से जूझ रहा हूं, सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, और हो सकता है रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन बहुत सिंपल आए हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं वॉरियर की तरह नहीं, मुझे इस क्वेश्चन को करना ही है, जूझ रहा हूं और मैं 5 मिनट 7 मिनट एक एक क्वेश्चन पे लगा रहा हूं। अब देखो, आपको समझना क्या है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, सबके मार्क्स बराबर है, 2.5 नंबर का सब है। ठीक है, अगर 2.5 नंबर का तीनों है तो आप ये समझ लो कि आपको करना क्या है, आपको सिंपली एक क्वेश्चन को आप चाहे मैथ्स का करो, चाहे रीजनिंग का, और चाहे आप कॉम्प्रिहेंशन का कर रहे हो, सब में आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या बनना है, मैंने क्या कहा, चुन चुन के सिंपल क्वेश्चन, बी लाइक अ हंटर। ठीक है ना, हंटर क्या करता है, जहां शिकार दिखा वहीं पे, वॉरियर ने लड़ना नहीं है कि शेर के सामने आप खड़े हो गए। ठीक है ना, आपको वॉरियर बनना है, मतलब क्या है, अब वो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, कॉम्प्रिहेंशन का होगा या मैथ्स का होगा, जो सिंपल होगा मैं वही करूंगा, जो आ रहा होगा मैं वही करूंगा। थंब रूल क्या है, थंब रूल ये है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आपको वहां पे वॉरियर नहीं बनना है, आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में आपके पास जब टाइम होगा तब आप आके देख लेना। मैंने क्या पाया हुआ है, कई बार बच्चा 5 मिनट बर्बाद कर देगा एक क्वेश्चन में, और 5 मिनट के बाद मान लो सॉल्व भी कर लिए, तो हो सकता है उस 5 मिनट में रीजनिंग के 2 क्वेश्चन हो जाएं, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन कर लो, हो सकता है 5 मिनट में पजल सॉल्व कर लो जिससे 5 क्वेश्चन हो जाए आपके। तो ये ध्यान रखना है, ये आपको कॉन्शियस होकर काम करना है कि किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ऊपर नहीं दूंगा, अनटिल अनलेस मुझे ये लग रहा हो कि मैं अगले इसको 20 सेकंड में सॉल्व कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पजल्स है, तो पजल्स कई बार 1 मिनट में नहीं बनेगी, लेकिन ठीक है, मुझे एक आइडिया तो लग रहा है ना कि क्या करना है, तो ये आपके लिए एकदम गोल्डन स्टेटमेंट है। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आपकी अगेन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखो, एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चों का रहता है कि सर कितने क्वेश्चन करें कि जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो मैं आपको एक मैप दे रहा हूं, एक आपको बता दे रहा हूं। देखो, आपको कट ऑफ क्लियर करना है, मतलब 1/3 मार्क लाना है। ठीक है, तो आपको एक्चुअल पास होने के लिए 27 मार्क्स चाहिए, 27 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 27 क्वेश्चन अगर आप सही करोगे, करेक्ट करोगे, तो आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स होंगे 67.5, मतलब आपको 27 क्वेश्चन सही करने हैं एग्जाम में। अब 27 क्वेश्चन आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना, तो अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि आपने 27 किया और 27 सही हो गए, 0 नेगेटिव है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ आपको यहां पे स्ट्रेटजी बनाई, आप इसको समझते हैं, और ये अगर आप करोगे तो कितना अप्रोच होगा, कितने क्वेश्चन करने वो हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, आप अगर 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपका 1 क्वेश्चन का मार्क्स कट जाए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो या तो आप 1 क्वेश्चन सही करो या 3 क्वेश्चन गलत कर दो, आपका 1 क्वेश्चन, जैसे आपको अगर 1 क्वेश्चन करने में 2.5 मार्क मिलेगा तो 3 क्वेश्चन गलत करने में आपका 2.5 मार्क चला भी जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये क्वालिफिकेशन के लिए 27 का आंकड़ा छूना है, अगर आपको ये क्वालिफिकेशन के लिए मान लो 27 का आंकड़ा छूना है, तो अब ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम ही है कि आपने 27 क्वेश्चन किया, 0 गलत हुआ और इफेक्टिव आपका 27 क्वेश्चन सही होगा, इसकी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब एक पॉसिबिलिटी है कि आपने 30 क्वेश्चन किए, टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और अब देखो, अगर 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए इफेक्टिव 27 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आपके
जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने यहां पे 3 क्वेश्चन सही से ज्यादा किए, मतलब इफेक्टिव से 3 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही हुए हैं, तो गलत करने की पॉसिबिलिटी कितनी है? मैंने आपसे कहा आप 1 क्वेश्चन सही करोगे 2.5 मार्क मिलेगा, 3 क्वेश्चन गलत करोगे 2.5 मार्क कट जाएगा। अगर आप देखो तो आप 30 से 3 क्वेश्चन ज्यादा पे हो, मतलब आपके पास 9 क्वेश्चन गलत करने की पॉसिबिलिटी है। आपके पास 9 क्वेश्चन गलत करने की पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या हुआ? आपने 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके आउट ऑफ 39 आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और 30 क्वेश्चन जैसा मैंने आपसे कहा आप एक्चुअल से जो आपको क्वालिफाइंग है उससे 3 क्वेश्चन ज्यादा सही कर रहे हो, और 1 क्वेश्चन सही किया, मतलब आपको एक लिबर्टी मिल गई 3 क्वेश्चन गलत करने की। तो आपने यहां पे 3 क्वेश्चन ज्यादा सही किए, तो आपके पास लिबर्टी है 9 क्वेश्चन गलत करने की। इफेक्टिव आपका अभी भी 27 क्वेश्चन ही सही रहेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? आप अगर 55 क्वेश्चन कर रहे हो, सपोज आपने 34 क्वेश्चन सही किया, आपने 34 क्वेश्चन सही किया, तो अब 34 सही किया तो आपने एक्चुअल 27 से कितना ज्यादा किया है? 7 क्वेश्चन ज्यादा सही कर दिए हैं। तो मतलब आपके पास इफेक्टिव पॉसिबिलिटी है 21 क्वेश्चन गलत करने की, 21 क्वेश्चन गलत करने की। ऐसे थर्ड पॉसिबिलिटी भी आप देख सकते हो। जो मैं बच्चों से कहता हूं आइडियल अप्रोच इसी के आसपास कहीं होती है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो आइडियल अप्रोच में बच्चों से कहूंगा इससे कम क्वेश्चन नहीं करना है, अगर अनटिल अनलेस आप एकदम श्योर हो कि मेरा जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको मिनिमम 50 से 55 क्वेश्चन, तो या एक आइडियल रेंज है, ये मैं कह सकता हूं, मिनिमम नहीं कह रहा हूं, एक आइडियल रेंज है, इतना तो आपको करना ही करना है क्वेश्चंस में। अब जाहिर सी बात है आपको 27 सही करना है, तो मान लो अगर आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके 15 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स बन जाएंगे। या मान लो आपने 34 सही किए तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है 21 गलत करने की। तो एक ये मोटा मोटा आपको अंदाजा हो जाएगा। और आप देखो ना कितना सिंपल है, हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 34 क्वेश्चन सही करने हैं सिर्फ, और आपके पास एक गलत का भी बहुत बड़ा पिटारा खुल गया 21 क्वेश्चन गलत करने का। अब 34 क्वेश्चन अगर बेटा आपको सही करने, तो आप सोचो कितना आसान है। 34 सही का मतलब अगर मैं बात करूं मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन की, तो मैं बात करूं मैं 10 12 12, मैंने 10 क्वेश्चन मैथ्स से कर लिए, 12 रीजनिंग कर लिए, 12 कॉम्प्रिहेंशन कर लिए। या मान लो मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मैंने इसको 15 कर लिया। मेरा मैथ्स वीक है, मैंने यहां पे 8 ही किया, और 8 क्वेश्चन उन्हीं 20% में से पक्का आ जाएंगे। तो कितना हो गया? 15 प्लस 8 23 हो गया। कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 11 कर दिया, कॉम्प्रिहेंशन में मैंने 11 कर दिया। मेरा कॉम्प्रिहेंशन बहुत वीक है, मैंने कॉम्प्रिहेंशन में 5 कर दिया। मेरा रीजनिंग अच्छा है, मैंने 15 कर दिया। मेरा मैथ्स अच्छा है, मैंने 14 कर दिया। 34 क्वेश्चन सही करने हैं केवल, और देखो आपके पास उसके बाद भी 21 क्वेश्चन गलत करने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक अल्टीमेटली आप देखो तो आपको सब कुछ नहीं जानना है। ये देखो मैथ्स बहुत वीक है, आप मैथ्स को और कम कर दो, 5 कर दिया। रीजनिंग को आप 18 19 कर दो, क्योंकि रीजनिंग तो आपको आ रही होती कई बार। तो 18 और 5 कितना हो गया? 18 5 23। अब कितने बच गए? कॉम्प्रिहेंशन में 11 हो गए आपको, जो आपको सही करने हैं। बाकी आप देखो गलत करने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 21 क्वेश्चन गलत करने की भी पॉसिबिलिटी आपके पास यहां पे है। तो मोटा मोटा अगर आप देखो तो सब कुछ नहीं जानना है, लिमिटेड चीजें जाननी है, और लिमिटेड चीजें जान के भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो। तो होप आप इसको मॉक में ट्राई करोगे, इन स्ट्रेटजीज को एक बार करके देखोगे, और इसके बाद भी आपको बोधगम्यता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सीसेट का एग्जामिनेशन बहुत करीब आ गया है, और हम सब जानते हैं कि सीसेट में क्वालिफाई करने के बाद ही पेपर 1 चेक होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि उनकी बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी आर्ट्स का है, या उनको गणित नहीं आती, तो उनका सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा। आइए इस भ्रम को तोड़ते हैं। सीसेट में क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल 66 मार्क्स चाहिए, यानी लमसम 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए। आज का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि क्या बोधगम्यता यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम 70 to 80% ऑफ द कट ऑफ मार्क्स का स्कोर कर सकते हैं या नहीं। इसी का रणनीति लेकर मैं आज आपके सम्मुख आया हूं। तो शुरू करते हैं बोधगम्यता की चर्चा। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले साल जो सवाल पूछे गए हैं तो वो एक क्रम में है। क्रम की बात करें तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप पाते हैं कि 2017 में 30 क्वेश्चन, 2018 में 26 क्वेश्चन, 2019 में 20 क्वेश्चन और 2020 में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद्यार्थियों, अगर इन 4 साल का आप औसतन अगर क्वेश्चन लेंगे एवरेज, तो आप पाते हैं कि 25 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर केवल 27 क्वेश्चंस आप कर लेते हो सटीक, तो आपका स्कोर 66 से ज्यादा यानी अराउंड 67.5 हो सकता है। यानी ऑलमोस्ट 80 to 90% कैपेबिलिटी रखता है बोधगम्यता कि आपको सीसेट क्वालिफाई करा दे। स्टूडेंट, इसी माइंडसेट को लेते हुए हम अपनी परिचर्चा को आगे लेकर चलते हैं कि पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए केवल 27 क्वेश्चन सही करने हैं, और औसतन 25 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोधगम्यता से ही पूछा जाता है। अब स्टूडेंट, आपका जो सीसेट एग्जामिनेशन होगा वो 2:30 बजे यानी 2:30 से शुरू होगा 4:30 बजे तक, यानी कुल 2 आवर्स आपको देने होंगे अपने सीसेट एग्जामिनेशन को। तो अगर मैं देखूं ये 2 घंटे आपको अपने सीसेट के लिए देने हैं विद्यार्थियों, तो कितना समय आपको सीसेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए देना चाहिए? तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन सीसेट का सटीक करना चाहते हो तो कम से कम आपको उसको हल करने में 50 से 60 मिनट लगेंगे।
यानी विद्यार्थियों हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमें सीसेट क्वालिफाई करना है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के द्वारा उसको एक माध्यम लेके, तो हमारा पहला 1 घंटा हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर विद्यार्थियों 27 क्वेश्चन अगर सही होते हैं और इससे आप क्वालिफाई करते हैं, तो अगर मैं पहले घंटे में ही अगर ये 25 क्वेश्चन कर दूं, तो अगले घंटे में अगर मैं 15 क्वेश्चन भी कर पाता हूं या कुल 40 क्वेश्चन भी करता हूं, जिसमें से 9 गलत भी हो जाते हैं, फिर भी मैं सीसेट क्वालिफाई कर सकता हूं। तो ये एक रणनीति है हमारी। हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट बोध गमता यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 3 चरण होते हैं। हम हमेशा गद्यांश की बात करते हैं कि गद्यांश हमें समझना है, लेकिन विद्यार्थियों हमें यह देखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हैं तो वहां कौन सी रणनीति काम करती है। समझिएगा, बोध गमता के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है कि आपको उसको पढ़ना है, फिर उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बोध यानी आपको उसको समझना है, और सबसे जो कठिन या सबसे ज्यादा ट्रिकी वर्क है उसको हम कहते हैं कि आपको हल करना है। विद्यार्थियों इन तीनों ही पहलू पे आज हम चर्चा करने वाले हैं ताकि आप गद्यांश में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। अगर मैं विद्यार्थियों रीडिंग की बात करूं, पढ़ने की बात करूं, तो हर आईएएस एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है वो निरंतर ही रीडिंग करता है। लेकिन रीडिंग का ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए ताकि आपका गद्यांश भी सॉल्व हो और आपकी रीडिंग एबिलिटी भी इंप्रूव हो। विद्यार्थियों हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में 2:30 बजे घंटी बजेगी और आप पेपर खोलेंगे, तो उस वक्त आप पेपर खोल के ये पाएंगे कि बहुत सारे गद्यांश ऐसे हैं जिससे आप परिचित हैं और बहुत सारे गद्यांश ऐसे जिससे आप अपरिचित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हर वो विद्यार्थी कोई इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का है, कोई कॉमर्स का है, कोई साइंस का है, कोई आर्ट्स का है, कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो जो विषय आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखे हैं या तैयारी के दौरान मजबूत है, वो ऐसे विषय हैं जिनको देखकर ही आपको आत्मविश्वास मिलेगा कि आप इस फैसले कर सकते हैं। जबकि बहुत सारे ऐसे विषय भी आएंगे जिनके बारे आपको जानकारी नहीं है। तो विद्यार्थियों, चूंकि मुझे 66 मार्क्स ही लाने हैं और लक्ष्य यह है कि गद्यांश के माध्यम से लाने हैं, तो मैं यही कहूंगा कि जब आप फर्स्ट राउंड यानी पेपर जब फर्स्ट राउंड दे रहे हैं, तो पहले उन्हीं गद्यांश को हल करें जिससे आप परिचित हैं। विद्यार्थियों, उन्हीं गद्यांश को हल करें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछले 5-7 साल में यूपीएससी का ट्रेंड बदलता रहा। कभी कभी एक गद्यांश से केवल 1 सवाल, कभी कभी एक गद्यांश से 3 सवाल पूछे गए। तो विद्यार्थियों, आप ये देखिए कि जिस भी समय आप गद्यांश को दे रहे हैं, तो उस समय को देने का आपका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। और एक बात विद्यार्थियों, अगर परिचित गद्यांश को पढ़ने के 1 मिनट बाद अगर आपको लगता है कि आपको गद्यांश समझ नहीं आ रहा, तो कृपया समय नष्ट ना करें, आप अपना गद्यांश बदल लें। क्योंकि केवल पहले घंटे में अगर 20 से 22 सवाल कर लेते हैं, अगले 1 घंटे में 15 से 20 सवाल भी हल करते हैं रीजनिंग और गणित से, तो आप भली भांति गद्यांश पास, सीसेट पास कर ले जाएंगे। विद्यार्थियों, चलिए चलते हैं। पहला तो ये स्ट्रैटेजी रही कि पहले परिचित गद्यांश को ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ने की बात करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं गद्यांश के 4 लाइन पढ़ लेता हूं, लेकिन उसके बाद दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, या जब मैं ऑप्शन करने जाता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि गद्यांश मैंने क्या पढ़ा है, जिसकी वजह से समय नष्ट होता है। इसके लिए जो टेक्निकल टर्म है उसका नाम है रिग्रेशन, यानी बार बार आपको गद्यांश पढ़ना पड़ता है। विद्यार्थियों, ये नहीं होगा अगर जब भी आप, याद रखिए, हर विद्यार्थी का एक मैनेजेबल रीडिंग सेक्शन होता है। मतलब कोई विद्यार्थी 3 लाइन पढ़ लेगा, वो नहीं भूलेगा, लेकिन कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो 5 लाइन पढ़ लेगा और नहीं भूलेगा। आपको ये देखना है वो कितनी लाइनें हैं जिसको पढ़ने के बाद आप भूलते नहीं है। और जैसे ही आपको लगता है कि अब इसके आगे की लाइन पे आप भूल रहे हो, विद्यार्थियों, वहां एंकर वर्ड यानी कोई ऐसा शब्द बाहर आप लिख दीजिए जिसको पढ़कर आपको पूरा पैराग्राफ याद हो जाए, या उसके संदर्भ में जो भी बात कही हुई आपके दिमाग में क्लिक करे। अब चाहे उसे एंकर वर्ड कहें आप, या उसे क्लिक वर्ड कहें, कीवर्ड्स कहें, राइट। उसके बाद विद्यार्थियों, ये नॉलेज एरिया, ये बहुत सटीक ज्ञान है, ये आपके मेंस, प्रीलिम्स, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी काम आएगा। नॉलेज एरिया, आप कोई भी तथ्य या कॉन्सेप्ट अपने सामने सन्मुख पढ़ते हैं, अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए कि यूपीएससी इसमें से सवाल कहां से पूछेगा। आप पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, गद्यांश पढ़िए, ये जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि अगर ये भावार्थ निकल कर आ रहा है तो किस भाव, किस सोच, किस तथ्य को वो पूछने वाला है। हमेशा गद्यांश में अगर आपको नॉलेज एरिया यानी वो एरिया जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर आपने ये ज्ञात करना शुरू कर दिया, तो आपका गद्यांश आसान होगा। और कभी भी अगर क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि गद्यांश मुझे कहां जाकर उसका ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, ये चीज ध्यान में रखेंगे। अब अगले पर चलते हैं। स्टूडेंट, जब भी गद्यांश की बात होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है, केवल हम गद्यांश के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूपीएससी खुद का गद्यांश नहीं बनाती, किसी कमिटी रिपोर्ट्स, किसी गवर्नमेंट गैजेट, किसी स्पीच से उठाती है, यानी लेखक, भावार्थ कहीं और से है। केवल प्रश्न और विकल्प यूपीएससी बनाती है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि डिमांड, प्रश्न मांग करती है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। विद्यार्थियों, तो गद्यांश से केवल आप दृष्टिकोण समझते हैं, लेकिन प्रश्न से आपको यह मार्गदर्शन मिलता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हल करने में जो 4 विकल्प दिए जाते हैं, विद्यार्थियों, एक ही विकल्प सही होता है, बाकी 3 विकल्प गलत होते हैं। तो आपको प्रश्न के मांग के हिसाब से विकल्प चुनना है। बहुत बार ऐसा होता है, विद्यार्थी गद्यांश पढ़ लेते हैं, प्रश्न पर ध्यान नहीं देते, और उन्हें जो विकल्प सही लगता है वही मार्क कर देते हैं। जैसे मेंस में क्रिटिकली एनालाइज, एलुसिडेट, इलस्ट्रेट, डिफाइन, ये सब शब्द जब जुड़ते हैं तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। उसी स्वरूप से प्रश्न को भी समझना जरूरी है, उसका भी बोध करना जरूरी है। तो प्रश्न और समझकर, उसके डिमांड को समझकर ही विद्यार्थियों आप विकल्प को हल करेंगे। चलिए मैं आगे चलता हूं।
जैसे कि विद्यार्थियों दो चीजें मैंने आपसे कही, अब मैं आपको ये गद्यांश हल करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर आपसे कहूंगा कि आपको गद्यांश बोर्ड पे दिख रहा है, आप इसको सरसरी निगाह से पढ़ सकते हैं और ये जानने की कोशिश कीजिए कि नॉलेज एरिया कहां है। यानी यूपीएससी में अगर गद्यांश ये दिया है 2018 सीसैट के पेपर में, तो सवाल कहां से बनेंगे विद्यार्थियों। अगर मैं कहूं यद्यपि मैंने बहुत सी पुरानी परंपराओं एवं प्रथाओं को त्याग दिया है और मैं उत्सुक हूं कि भारत स्वतः उन सभी बेड़ियों को उतार फेंके जो उसे बांधती है, रोकती हैं और उसके लोगों को विभाजित करती हैं और उनमें अधिसंख्य लोगों का दमन करती है तथा शरीर एवं आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती है। यद्यपि मैं ये सब चाहता हूं, फिर भी मैं अपने आप को अतीत से पूरी तरह काटना नहीं चाहता। वो अपने अतीत को काटना नहीं चाहते, तो ये काटना नहीं चाहते अपने अतीत से। मुझे अपनी महान विरासत पर गर्व है, उन्हें अपने इतिहास पे गर्व है जो हमारी रही है और हम भी, और मैं सचेत हूं कि मैं भी हम सभी की तरह उस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूं जो इतिहास के उछाल-काल भारत के असमणीय अतीत से संबंध है। अब विद्यार्थियों आपको यह जानना है कि आपने कुछ कीवर्ड्स मार्क किए हैं, नॉलेज एरिया कहां है। आपको ये इसमें तय करना है कि अगर गद्यांश के सवाल पूछे गए होंगे तो किस भाग में से। अगर आपने ये दृष्टिकोण समझ लिया है तो अब सवाल आपके सामने है कि लेखक चाहते हैं कि भारत अपने को अतीत के बंधनों से मुक्त करे, क्योंकि वो भूतकाल औचित्य को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो तो सबसे अच्छा भूतकाल को समझ पाए। ऐसा कुछ नहीं है जिसपे वो गर्व करे, बिल्कुल उल्टा, वो तो गर्वान्वित है अपने इतिहास पर। उसकी भारत के इतिहास में रुचि नहीं, अगर रुचि नहीं है तो वो लेख ही नहीं लिखते, वो उसके भौतिक और आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। इस पे वो संदर्भ में कह रहे हैं, यानी आंसर आपका डी होगा। तो विद्यार्थियों उत्तर देने से पहले ये ज्यादा जरूरी है कि आप ये जान लें कि कीवर्ड्स क्या है, वो नॉलेज एरिया कहां है जहां से यूपीएससी सवाल गद्यांश में पूछेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का तरीका है, अगर विद्यार्थियों आप उस गद्यांश से परिचित हैं तो पहले प्रश्न पढ़ लें कि उससे आपसे क्या पूछा गया है। इन्फ्रेंस पूछा गया है, अजम्पशन पूछा गया है, धारणा पूछी गई है, लेकिन कृपया कभी भी ऑप्शन पढ़ने की गलती ना करें। अगर आप ऑप्शन पहले पढ़ लेंगे तो आपके मस्तिष्क में एक धारणा बन जाएगी और तब गद्यांश और ऑप्शन को पाटना, अलग करना मुश्किल होगा। तो अगर परिचित है गद्यांश से तो पहले प्रश्न पढ़ लें, समय बचेगा। लेकिन विद्यार्थियों अगर गद्यांश अपरिचित है तो पहले गद्यांश को पढ़ें और फिर प्रश्न को पढ़ें, पहले गद्यांश को पढ़ना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं शोले पिक्चर पे आपसे सवाल पूछना चाहूंगा तो आप कहेंगे केवल सवाल पूछे, मुझे पिक्चर नहीं देखनी। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी मूवी की नाम बताऊं जैसे एलेप्लिक्टो और आपने अगर मूवी नहीं देखी तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे, पहले मूवी देखेंगे। तो विद्यार्थियों इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। विद्यार्थियों क्या कोई ऐसा रूल है, क्या हम ये जान सकते हैं कि यूपीएससी अगर कोई गद्यांश देता है तो उसके पीछे उसका क्या संदर्भ है, क्या ऑब्जेक्टिव है? हम बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों पर यूपीएससी गद्यांश पूछती है। चलिए मैं आपको कुछ रूबरू कराता हूं। जैसे कि मैं मानता हूं कि अर्थशास्त्र या व्यापार पर गद्यांश आया, तो विद्यार्थियों अर्थशास्त्र और व्यापार पर अगर गद्यांश आता है तो कैसा गद्यांश आएगा? वो इस तरीके से गद्यांश आएगा कि कोई बजट में नई पॉलिसी आई है, कोई नया कर आ गया है, किसी नीति का क्या लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस आएगा। ये होगा अर्थशास्त्र व्यापार। अगर मैं भूगोल और पर्यावरण की अगर बात करूं तो भूगोल और पर्यावरण से विद्यार्थियों कैसे सवाल आएगा? अगर मान लीजिए कहीं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है, पर्यावरण की हानि हो रही है, कोई कमिटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है, उसके ऊपर गद्यांश आ रहा होगा, उसको बचाने की बात की जा रही होगी, संग्रह करने की बात की जा रही होगी। वहीं अगर राजनीति और संविधान की बात करूं तो किस तरह के सवाल आएंगे विद्यार्थियों गद्यांश में? जैसे कि संविधान में कोई संशोधन हुआ या कोई नए कानून की जरूरत पड़ी या कोई कानून कमजोर हो रहा है, उसको और मजबूत करना है, जुवेनाइल जस्टिस, बहुत सारे करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं। अगर मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक की बात करूं तो कोई रॉकेट लॉन्च हुआ है, कोई नया टेक्नोलॉजी आया है, नई कोई टर्म आई है, नया कोई प्रोसेस आया है, उसके ऊपर गद्यांश आएगा। उसी तरह करंट अफेयर्स, विद्यार्थियों करंट अफेयर्स आप निरंतर पढ़ते रहते हैं, ये वो गद्यांश है जिससे विद्यार्थी भली भांति परिचित होते हैं। इस करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों इंट्रोडक्शन हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है। विद्यार्थियों एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने जितने भी विषय लिखे हैं उनका एक दृष्टिकोण होता है कि कोई भी विषय पहले इस दुनिया में इंट्रोडक्शन के तरफ आता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है, फिर वो मैच्योर होता है और उसके बाद वो टॉपिक डिक्लाइन कर जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सामाजिक विज्ञान की बात करूं जिसमें समाजशास्त्र, जिसमें फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजी आती है, तो मैं अगर सती प्रथा की बात करूं तो किसी समय भारत में आया होगा, बढ़त हुई होगी, मैच्योर हो गया, आज वो डिक्लाइन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिन भी विषयों की मैं यहां बात कर रहा हूं वो किस स्टेज में है विद्यार्थियों, इंट्रोडक्शन में है, ग्रोथ में, मैच्योरिटी में है, डिक्लाइन में है, और इससे आपका दृष्टिकोण और क्लियर होगा। आप ये सोचें कि अगर कोई विषय पर या किसी सब्जेक्ट पर गद्यांश आते हैं यूपीएससी में तो उनकी मांग प्रश्नों की क्या होती है। कर में आप केवल ये पहले कहें कि सही विकल्प कौन सा, नहीं, आपको यह जानना है, पहचानना है कि गलत विकल्प कौन सा है, क्यों यह गलत है। अगर आप गलत विकल्प ढूंढने लगेंगे विद्यार्थियों तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन गलत क्यों है। और कभी भी अतिशय, एक्सट्रीम वर्ड जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, कभी नहीं, नेवर, ओनली, जब ये शब्द यूपीएससी ऑप्शन में इस्तेमाल करे, ऑलवेज, हमेशा, कभी नहीं, तो इस तरह के ऑप्शन से आप सावधान रहें, क्योंकि अक्सर ये ऑप्शन गलत होते हैं। अतिशय, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड्स की आप बात करें तो आप गलत विकल्पों को पहचान करें। और याद रखिए ऑप्शन शब्दों से बनते हैं विद्यार्थियों, तो लेखक ने जैसे शब्द अगर उन्होंने सामान्य भाव के शब्द इस्तेमाल किए हैं तो अतिशय शब्द अगर ऑप्शन में आते हैं तो गलत होंगे, राइट। उसी तरीके से जब आप सही विकल्प चुनते हैं तो आपको, जैसे मैंने कहा है कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, पैसेज में से कुछ ऐसे तथ्य या ऐसे फोकस ढूंढने पड़ेंगे जिसकी मदद से आप ये कंफर्म करें विद्यार्थियों की ऑप्शन सही है। अगर आपको कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा कि ऑप्शन सही है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, आपके ऑप्शन गलत हो रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों।
अब बात करते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए, एक प्रश्न आते हैं जिसको मैंने लिखा निहित। निहित का मतलब है इंप्लाइड। खुले प्रत्यक्ष रूप से आप इसके सवाल के जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। आपके पैसेज का एक कोर अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। अगर कोर अंडरस्टैंडिंग किसी पैसेज का होता है तब आप भली भांति कर पाएंगे। जैसे कि इन्फरेंस पूछा गया, निष्कर्ष, धारणा पूछी गई, तार्किक परिमाण पूछा, लॉजिकल कंक्लूजन पूछा गया। ये क्वेश्चंस जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से आरसी में इसके आंसर्स नहीं मिलेंगे। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस से निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर कहूं कि कार्ल मार्क्स ने इस समाज में एक शोषणकर्ता वर्ग और एक शोषित वर्ग को देखा है, और मैंने एक मैरिज के ऊपर यानी विवाह के ऊपर एक लेख लिखा जो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया है, तो अगर मैं ऐसे ये कहूं कि कार्ल मार्क्स ने विवाह को कैसे देखा है, तो आप ये जरूर कहेंगे कि एक वर्ग शोषण कर रहा है और एक वर्ग शोषित हो रहा है, क्योंकि आपने कोर अंडरस्टैंडिंग की है कि कार्ल मार्क्स समाज में क्या देखते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों, कभी कभी यूपीएससी प्रत्यक्ष सवाल पूछती है। प्रत्यक्ष यानी आपको गद्यांश में वो तथ्य मिलेंगे और उस बेसिस पे से आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाए शीर्षक क्या है, हेडिंग क्या है, और पूछा जाए समरी, सारांश क्या है, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं या ऐसे जो सवाल हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपको गद्यांश में दिखेंगे। लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि वो निहित प्रश्न यानी इन्फरेंस, अजम्पशन और लॉजिकल कंक्लूजन के सवाल ज्यादा पूछ रही है विद्यार्थियों। और मेरा यही है आपसे, आपका एग्जाम 2:30 से शुरू होगा, तो अभी जितने भी दिन बचे हैं विद्यार्थियों, हर दिन 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक आप 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको बस इतना कहता हूं कि उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, आप कम से कम उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 1 घंटे में आप 22 से 25 सवाल सही करने की कोशिश कीजिए, या एटलीस्ट 20 सवाल सही कीजिए। अगर विद्यार्थियों आप 1 घंटे में अगर 20 सवाल करते हैं, तो अगले 1 घंटे में आप अगर और 20 सवाल रीजनिंग और मैथ्स को मिलाकर भी सही करेंगे, और आपकी एक्यूरेसी अगर 30 क्वेश्चन सही की रहेगी, तो आप बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको केवल एक सही स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि रीडिंग की प्रैक्टिस आप हमेशा कर रहे हैं। केवल नॉलेज एरिया, कीवर्ड्स ढूंढना शुरू कीजिए, आपको गद्यांश में वही चीज मिलेगा। सर सीसैट का जो पेपर है सर, वो धीरे धीरे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेशली सर मेरा अनुभव ऐसा था कि जो लास्ट ईयर का सीसैट का पेपर था क्वांट का, वो कैट लेवल का था। वो एक्चुअली में कैट लेवल का क्वेश्चन था, और इनफैक्ट मेरी और भी अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स उनसे बात हो रही है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रगल की है सीसैट के पेपर में। तो कहीं ना कहीं ये एक रियलिटी है कि सीसैट का पेपर काफी टफ हो गया है, और सारे एस्पिरेंट्स, सारे कैंडिडेट्स के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो इस रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि सीसैट का पेपर अब पुराना सीसैट का पेपर नहीं रहा है। यूपीएससी एक एवॉल्विंग, सिविल सर्विसेज एग्जाम एक एवॉल्विंग एग्जाम है, ये एक स्टैटिक एग्जाम नहीं है। तो उस एवोल्यूशन में सीसैट का पेपर कठिन होने के रास्ते पे है, ये आगे और कठिन भी हो सकता है। तो इसमें सर 2 एस्पेक्ट है। एक है कि सर इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है आरसी, जिसमें लगभग सर 80 में 27 क्वेश्चन आते हैं, और एक दूसरा सेक्शन है क्वांट और रीजनिंग का, जिसमें सर क्वांट के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और सर मेरी रीडिंग ये थी कि जो 2023 का पेपर था उसमें क्वांट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन कर दिए थे। बहुत कठिन तो थी, यस। सर जो एस्पिरेंट्स का सीसैट नहीं निकल पाया, कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी थे जिनका जीएस क्लियर हो गया लेकिन सीसैट नहीं निकल पाया, ये अपने में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। उनके लिए मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि नंबर 1 आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अपना परफेक्शन अटेन करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से सर बहुत डुएबल है, वो इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल होता है, तो वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए उतना ही है। उसको आप पिछले 10 से 12 साल के पेपर्स उठा के आप उसको सॉल्व कर लें, और आप हर हफ्ते उसको 3 से 4 घंटे दें, तो आप देखिएगा कि कई सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपकी आदत बन जाएगी। दूसरी चीज ये कि सर मैं बिना मिस किए अखबार पढ़ता था ऑलमोस्ट डेली, तो कहीं ना कहीं सर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का जो एक कॉम्प्रिहेंशन है एडिटोरियल्स पढ़ते पढ़ते वो काफी डेवलप हो गया था, तो मेरी रीडिंग स्पीड काफी फास्ट थी, तो मैं बहुत जल्दी गेन कर जाता था पढ़ने के बाद कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और तीसरी चीज सर ये है कि जो एलिमिनेशन टेक्निक सर हम जीएस में लगाते हैं, वो सेम एलिमिनेशन टेक्निक सर मैं सीसैट में भी लगाता था। जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऑप्शन से, मैं उनको एलिमिनेट करता था, और जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स होते थे मैं उनको मार्क करता था। इस साल सर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा एक्यूरेसी सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा रहता था, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ने मेरे स्कोर को कांस्टेंट रखा। सर जहां तक क्वांट का सवाल है, क्वांट में सर अब सीसैट में पहले ऐसा सिनेरियो था कि आप क्वांट छोड़ के भी जाएं तो कुछ सवाल ऐसे थे जो कि आपके 10th तक की मैथमेटिक्स के बेसिस पे बन जाते थे। अब वो सीसैट का लेवल सर नहीं रह गया है, अब कैंडिडेट्स को जीएस के तौर पे सीसैट की भी तैयारी करने की जरूरत है, और एक बेसिक लेवल ऑफ मैथमेटिक्स और क्वांट उनको पढ़ लेने की जरूरत है। कम से कम 11वीं लेवल की तो मेरे हिसाब से कर ही लेना चाहिए, जिसमें परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेट एंड टाइम, अगर वो पूछ लेते हैं कि 10 जनवरी 2099 में क्या डे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है जो आप 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछते हैं, या फिर वो आपसे इस तरह से पूछ लें कि 3 टू द पावर 100 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो ये यूपीएससी हर साल पूछता आ रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं सर सीसैट में जो कि यूपीएससी के फेवरेट्स हैं, जो वो रिपीट कर ही रहा है, वो लो हैंगिंग फ्रूट्स है सर सीसैट में, हमें उनको तो अच्छे से तैयार कर ही लेना है। उसमें 1-1, 2-2 मिनट की ट्रिक लगती है। आप अगर जो भी एस्पिरेंट्स है वो चाहे तो मार्केट में अलग-अलग कोचिंग का सीसैट का पतला-पतला बुकलेट आता है। एक तो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन बुकलेट ले लीजिए सीसैट का। पीवाईक्यूज आर द गॉड इन एंटायर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, बट मोर सो इन सीसैट सर, क्योंकि सीसैट में जो क्वांट है पिछले 1-2 साल का अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत प्रिपेयर हो जाएंगे एक अनकन्वेंशनल पेपर के लिए। और दूसरी चीज सर कि जो टाइम मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है वो सीसैट में काफी अंडररेटेड है।
एस्पिरेंट्स करते ये हैं कि एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, वो एक बड़ा सवाल होता है, फिर उसके ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग होते हैं और वो उसी में 5-6 मिनट लगा देते हैं और वो हाँ। ऑप्शन भी वो श्योर शॉट नहीं होते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं उनका वो सही भी हो गया, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं रहा क्योंकि वो आपके आगे के आने वाले 3-4 क्वेश्चन का समय लग गया और अंततः छूट जाता है सीसैट का, फिर सीसैट नहीं निकल पाता। तो सर हाँ। मेरी कहती थी कई एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि पहले आरसी अटेम्प्ट करना चाहिए या पहले क्वांट अटेम्प्ट करना चाहिए। सर मैं ऑर्डर वाइज चलता था, एज इन की जैसे-जैसे पेपर में आरसी आ रहा है मैं आरसी करता था, अगर क्वांट आ गया तो मैं क्वांट करता था। क्वांट में लेकिन अगर मुझे मिलता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि 2 मिनट से ज़्यादा लेगा, तो मैं सर फिर उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाता था। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि उन क्वेश्चंस को क्वांट का टारगेट किया जाए जो डूएबल है, जिनको आसानी से 2 मिनट के अंदर किया जा सकता है और जिनका उत्तर मैं हाई एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो 10-15 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल जाते थे क्वांट में, जिनको मैं हाई एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाता था और वो 27 क्वेश्चन में सर मैं 22-23 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाते थे आरसी में और यहाँ से सर 10-15 मुझे एकदम लो हैंगिंग फ्रूट्स मिल जाते थे। फिर ये सर चीज़ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हो जाता था, तो मुझे आधी घंटा मिलता था, आधी घंटे से 20 मिनट दोबारा से एक बार क्वांट के उन क्वेश्चंस को और अगर कोई आरसी छूट गया तो उनको रिविजिट करने का। अगर मुझे लगता था कि 2-3 मिनट में फिर से इसमें समय लगा के इसे सॉल्व कर लूँगा, तो सर मैं करता था। लेकिन अगर मुझे लगता था कि नहीं कर पाऊँगा, तो मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को बहुत ही लिबरली छोड़ देता था। बहुत ज़्यादा के क्वेश्चंस में समय लगाने का कॉस्ट बेनिफिट है नहीं सर, हमें परसेंटाइल तो इसमें नहीं लाना है कैट की तरह 99 या 100 परसेंटाइल, हमें सिर्फ क्लियर करनी है। तो सर मेरा अप्रोच ये था कि कुछ भी करके मेरे 80 में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँ, लगभग 45 टू 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएँ और उसमें मैं 27 के 27 आरसी अटेम्प्ट कर लूँ और उसके बाद में 15-16 जितने भी मेरे क्वांट अगर बन पा रहे हैं आसान, प्लस कुछ जो कि मैं सेकंड रीडिंग में कर ले रहा हूँ, मैं वो कर लूँ। तो सर मेरा फिर इस अप्रोच से कभी सीसैट सर रुका नहीं। लेकिन इसके लिए सर सबसे ज़रूरी चीज़ 2 है। एक कि सर आपकी रीडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए एस्पिरेंट्स की, आप अखबार रोज़ पढ़िए, चाहे आप हिंदी का पढ़ें, चाहे आप अंग्रेज़ी का पढ़ें, ताकि आरसी में आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाए और दूसरी आप एक बेस लेवल पे मैथ्स काफ़ी अच्छे से तैयार कर लें। इसके लिए सीसैट का काफ़ी मटीरियल मार्केट में आता है, कोई भी आप एक उठा लें, उसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी आप उनको तैयार कर लें और मैं ये भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर कई एस्पिरेंट्स स्पेशली जो मेरे जैसे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आते हैं, उनको मैथ्स में काफ़ी दिक्कत होती है पढ़ने में क्योंकि वो पढ़े नहीं होते हैं। तो उस केस में अगर आप सीसैट की कोई क्लास कर लें, जहाँ पे आपको बेसिक सिखा दें सीसैट, तो वो आपको काफ़ी देगा। लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट और साथ ही साथ एग्जाम में मेंटल मैनेजमेंट कर लें, तो सीसैट का पेपर रुकेगा नहीं सर। एक चीज़ बस मैं और इसको बोल के कंप्लीट करूँगा सर कि सीसैट के पेपर में सर मेंटल मैनेजमेंट भी बराबरी से ज़रूरी है। यस, यस, यस। एस्पिरेंट्स के साथ ये हुआ कि इट वाज़ लाइक अ फियर स्ट्रोक कि पेपर के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर गए कि ये इतना गया मैं कैसे सॉल्व करूँ? उसी बीच में कई एस्पिरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे लिए इतना कठिन है तो सबके लिए इतना कठिन है। स्टिल लेट मी गिव माय बेस्ट। सो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट और मेंटल मैनेजमेंट अच्छे से करके आएँ और सीसैट की बेस प्रिपरेशन किए रहें। अगर आप इतना किए रहेंगे तो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि सीसैट सर कभी रुकेगा नहीं किसी भी एस्पिरेंट का।